Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Soulmate Part 5. Chapter 21 भविष्यवाणी। वही इन सब से बिल्कुल अलग अमृता और रघुवीर जी बिल्कुल शांत खड़े हुए थे, जैसे कि वह दोनों समझ चुके हो कि बौद्ध सन्यासी के कहने का क्या मतलब था। रघुवीर जी एकटक अमृता को देख रहे थे, वहीं अमृता किसी गहरी सोच में घूम किसी स्टैचू की तरह वही खड़ी हुई थी, जैसे कि वह वहां हो ही ना। रघुवीर जी कुछ देर यूं ही अमृता को देखने के बाद माधुरी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहू आपको कुछ रस्मों पूरी करवानी थी, अब आप उन्हें पूरा करवा सकती हैं। फिर नाश्ता लगवा दीजिए, सबको भूख लगी होगी। इतना कहकर रघुवीर जी वही कुछ दूर लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। रघुवीर जी के बोलने पर माधुरी जी, जो अभी तक कहीं खोई हुई थी, वह होश में आ जाती। माधुरी जी खुद भी बौद्ध सन्यासी की बात सुनकर गहरी सोच में चली जाती हैं। न जाने क्यों अब उन्हें बौद्ध सन्यासी की यह बात सुनकर कि अनिरुद्ध का भाग्य अब अमृता के साथ जुड़ चुका है। जब तक अमृता अनिरुद्ध साथ रहेगी उसको कुछ नहीं होगा। ये सुनकर माधुरी जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि रघुवीर जी का फैसला सही था, उन्होंने अनिरुद्ध के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। और उन्होंने भी अनिरुद्ध की शादी अमृता से कराकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। क्योंकि उन्हें पता है कि बौद्ध सन्यासी जो भी कहते हैं वह कभी गलत नहीं होता है। उन्होंने आज तक जितने भी भविष्यवाणी की थी वह सब सच हुई थी। हालांकि बौद्ध सन्यासी बहुत कम बोलते थे, पर वह जितना बोलते थे उनके हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब होता था। बौद्ध सन्यासी ने आज दूसरी बार कोई भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पहली बार इस तरह की भविष्यवाणी जब अनिरुद्ध के पिता की मौत होने वाली थी उससे पहले की थी, और उन्होंने जो भी कहा था उसमें से एक एक बात सत्य निकली थी। इसलिए इस बार माधुरी जी ने जो भी बौद्ध सन्यासी ने जो भी कहा था उन्होंने सब कुछ सच मान लिया। आखिरकार माधुरी जी थी तो एक माँ ही, और एक माँ के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अमृता कैसे रहती है, या फिर अमृता कभी अपने चेहरे से मास्क निकलती है या नहीं। वह इस बात को सुनकर खुश हो जाती है कि अनिरुद्ध जब तक अमृता के साथ है तब तक वह सेफ है। कहीं ना कहीं माधुरी जी को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, और वह उतनी ज्यादा भी परेशान नहीं थी जितनी कि वह थोड़ी देर पहले थी। अगर उनका अनिरुद्ध सही सलामत है तो उन्हें अमृता किसी भी हाल में स्वीकार होगी। वह जैसी है माधुरी जी उसे उसी तरीके से अपने के लिए तैयार थी। माधुरी जी अमृता की तरह देखते हुए कहती हैं, चलिए बहू अब हम कुछ शादी की रस्मों को कर लेते हैं। ये कहते हुए वह अनिरुद्ध की ओर देखकर उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करती है, और फिर अमृता की ओर बढ़कर उनका हाथ पकड़ने वाली होती है कि अमृता एकदम से अपने कदमों को पीछे करते हुए थोड़ी दूर हो जाती है। ये देखकर माधुरी जी को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अमृता ने अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं दिया। माधुरी जी अमृता को छू भी पति उससे पहले ही अमृता ने तेजी के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया था। अब इस लड़की को क्या हुआ अचानक, तो यह इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही थी। वह तो सिर्फ उसका हाथ ही पड़ रही थी, फिर अमृता एकदम से पीछे क्यों हो जाती है। माधुरी जी कंफ्यूजन से अमृता को देख रही थी। उनके मन में एक बार फिर से बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। जब से अमृता आई है तब से उन्हें न जाने क्यों अमृता कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें रह रहकर यह सवाल सता रहा था कि शायद उन्होंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से कराकर कोई गलती कर दी है। ये लड़की अभी इस तरह से बर्ताव कर रही है, आगे चलकर पता नहीं किस तरह से बर्ताव करेगी। लेकिन अभी अभी बौद्ध सन्यासी ने जो भी कहा वह बात भी उनके दिमाग में वह चल रही थी, और वह जानती थी कि बौद्ध सन्यासी जो कहते हैं वह सब सच होता है। वह पहले इस बात को आजमा भी चुकी है। वह बौद्ध सन्यासी पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, जिससे न चाहते हुए भी माधुरी जी को अमृता को अनिरुद्ध के साथ देखना ही होगा और उसे अपनी बहू स्वीकार करना ही होगा। यह उनके बेटे की जिंदगी का सवाल था, और वह अपनी बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी, चाहे अमृता को हमेशा के लिए अनिरुद्ध के साथ देखना ही क्यों ना हो। ये सोचते सोचते माधुरी जी के चेहरे में अनगिनत इमोशंस आकर जा चुके थे, और वह एकटक अमृता को देख रही थी। जब अनिरुद्ध देखा है कि अमृता माधुरी जी से दूर हो गई है और यह सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो चुकी है, अनिरुद्ध माधुरी जी के इमोशंस को देखा है तो उसे समझ में आ जाता है कि माधुरी जी इस वक्त क्या सोच रही हैं। तो वह सिचुएशन को संभालने के लिए जल्दी से आगे जाकर अमृता का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है, चलिए माँ, आपको कौन सी रस्मों करनी है, हम आपके साथ चलते हैं। ये कहकर अनिरुद्ध अमृता का हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है। पीछे माधुरी जी जब ये देखी है कि अनिरुद्ध ने अमृता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर वह अभी थोड़ी देर की गई अमृता की हरकत को इग्नोर कर देती हैं, और वह उसे अपना मन का बस एक भ्रम समझ लेती है। उन्हें लगता है कि शायद वही कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं अमृता के बारे में।
वह यही सोचते हुए उन दोनों के पीछे पीछे चल देती हैं। ये सब पीछे बैठे रघुवीर जी देख रहे थे। जैसे ही वह अनिरुद्ध की इस हरकत को नोटिस करते हैं, उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर वह सोचते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध आप कोशिश कर सकते हैं अमृता से दूर जाने की, पर हमें यकीन है कि आप उनसे दूर नहीं हो पाएंगे। बहुत जल्द आप खुद अमृता को अपनी जिंदगी में वह जगह देंगे जिसकी हकदार अमृता है। किस कर्तव्य की बात कर रहे थे बौद्ध सन्यासी अमृता से? और किसका विनाश करने के लिए बोल रहे थे बौद्ध सन्यासी अमृता से? क्या सच में अनिरुद्ध के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है? और क्या उसे खतरे से अमृता अनिरुद्ध को बचा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैप्टर 22 इन्होंने बाथरूम में मेरे कपड़ों को निकाला। ये कहकर अनिरुद्ध अमृता का हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है। पीछे माधुरी जी जब ये देखी है कि अनिरुद्ध ने अमृता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर वह अभी थोड़ी देर की गई अमृता की हरकत को इग्नोर कर देती हैं और वह उसे अपना मन का बस एक भ्रम समझकर उन दोनों के पीछे पीछे चल देती हैं। ये सब पीछे बैठे रघुवीर जी देख रहे थे। जैसे ही वह अनिरुद्ध की इस हरकत को नोटिस करते हैं, उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर वह सोचते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध आप कोशिश कर सकते हैं अमृता दूर जाने की, पर हमें यकीन है कि आप उनसे दूर नहीं हो पाएंगे। बहुत जल्द आप खुद अमृता को अपनी जिंदगी में वह जगह देंगे जिसकी हकदार अमृता है। माधुरी जी अनिरुद्ध और अमृता को एक कमरे में लेकर आ जाती हैं। उस कमरे के चारों तरफ पेंटिंग लगी हुई थी और वह पेंटिंग देखने में काफी पुरानी लग रही थी। देखने से ही लग रहा था कि वह पेंटिंग कई वर्षों पहले बनाई गई होगी। माधुरी जी ने अमृता और अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहती हैं, तुम लोगों को आगे की रस्म इसी कमरे में करनी है। जब हम शादी करके पहली बार यहाँ आए थे तो हमारी दीदा माँ ने भी सॉरी रश्मि इसी कमरे में करवाई थी, क्योंकि यहाँ हमारे सभी पूर्वज की तस्वीरें लगी हुई है और उनके सामने सभी रस्मों करने से तुम्हें उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर माधुरी जी अमृता के सामने एक बड़ी सी थाल रख देती हैं और फिर अमृता से कहती हैं, अमृता आप अपने दोनों हाथों को इस थाल में राखी हल्दी में रखकर फिर अपने हाथों का छाप यहाँ दीवार पर बनाए। ये हल्दी बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मेरी दीदा माँ ने भी मुझसे ये करवाया था और अब मैं ये तुमसे करवा रही हूँ। अमृता भी माधुरी जी की बात मानकर हाँ मैं सिर्फ हिलाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को हल्दी वाले थल में रखकर अपने दोनों हाथों का छाप सामने दीवार पर लगा देती है। इसके बाद माधुरी जी सामने कुछ प्लेट रखवाती हैं और फिर अमृता की तरफ देखकर कहती हैं, बहू तुम्हें इन प्लेटों को बिना आवाज के उठाकर अनिरुद्ध के हाथों में रखना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाई तो मतलब कि इस घर में हमेशा तुम्हारे आने से सुख शांति बनी रहेगी, और अगर उठते वक्त आवाज हो गई तो हमेशा घर में क्लेश ही बना रहेगा। माधुरी जी की बात पर अनिरुद्ध कहता है, माँ आप भी क्या इन बातों को लेकर बैठी है? ये सब तो पुरानी बातें हैं और इनके कोई मायने नहीं है। माधुरी जी अनिरुद्ध को टोकते हुए कहती हैं, हाँ पता है आपके लिए इन बातों के कोई मायने नहीं है, आप जो इतना पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए इनके मायने हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहू इन सब में रस्मों को ठीक से निभाए, तो आप बीच में ना बोले। अनिरुद्ध माधुरी जी की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। वही अमृता जैसा माधुरी जी उसे कहती जा रही थी वह उनके हिसाब से रस्मों में करती जा रही थी। अमृता बहुत ही आराम से उन प्लाटों को उठती है और फिर बड़े ही सावधानी से अनिरुद्ध को दे देती है। इसी तरह वह बाकी सभी प्लाटों को उठाकर बिना आवाज के अनिरुद्ध के हाथों में रख देती हैं, जिससे माधुरी जी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनिरुद्ध जब अपने माँ के चेहरे पर स्माइल देखा है तो उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। इसी तरह एक एक करके माधुरी जी बाकी सभी रस्मों को पूरा करवाती है और फिर अमृता और अनिरुद्ध को लेकर बाहर आ जाती हैं। जब रघुवीर जी उन सभी को बाहर आते हुए देखते हैं तो कहते हैं, तो बड़ी बहू आपकी सभी रस्म पूरे हो गए हो तो अब हमें नाश्ता मिल सकता है, हमें बहुत जोरों से भूख लगाई है। माधुरी जी कहती है, बस दादा साहेब चौक पूजन की आखिरी रस्म बची है, इसके बाद आप सबको नाश्ता मिल जाएगा। फिर वह अमृता की तरफ देखकर कहती हैं, बहू आप जाकर कुछ मीठा बनाकर चौक पूजन की रस्म को कर दीजिए ताकि सब लोग नाश्ता कर सके। अमृता माधुरी जी की बात सुनकर एकटक उनकी तरफ देखने लगती है। अमृता के इस तरह से देखने पर माधुरी जी इससे कहती हैं, क्या हुआ बहू कुछ कहना है आपको? अमृता सिर्फ छोटा सा जवाब देती है, हमें कुछ भी बनाना नहीं आता है। माधुरी जी अमृता की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहती हैं, क्या आपको कुछ भी बनाना नहीं आता? क्या तुमने आज तक कुछ भी बनाना नहीं सीखा? पर जहां तक मुझे पता है, तुम तो अपनी बहन के साथ अकेली रहती थी। तो इस तरह में तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए।
फिर तुम्हें क्यों नहीं आता खाना बनाना? इस बार अमृता कुछ भी जवाब नहीं देती है। जब रघुवीर जी सुनते हैं, तो वह एक नज़र अमृता की तरफ देखते हैं जो अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी, फिर वह माधुरी जी की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है बहू, कोई बात नहीं, अगर उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता तो हम, जो बना है, उसी को अमृता के हाथों का बना हुआ समझकर खा लेते हैं। और फिर छोटी सी स्माइल कर देते हैं, ताकि सिचुएशन ज़्यादा गंभीर ना होने पाए। माधुरी जी की अमृता की तरफ देखते हुए कहती हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ भी बनाना नहीं आता है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपसे जैसा जैसा कहेंगे आपको वही करना होगा। और फिर वह आगे आगे किचन की तरफ चल देती हैं, पीछे अमृता भी उन्हें फॉलो करने लगती हैं। चैप्टर 23 पहली रसोई। जब रघुवीर जी सुनते हैं, तो वह एक नज़र अमृता की तरफ देखते हैं जो अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी, फिर वह माधुरी जी की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है बहू, कोई बात नहीं, अगर उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता तो हम, जो बना है, उसी को अमृता के हाथों का बना हुआ समझकर खा लेते हैं। और फिर छोटी सी स्माइल कर देते हैं, ताकि सिचुएशन ज़्यादा गंभीर ना होने पाए। माधुरी जी की अमृता की तरफ देखते हुए कहती हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ भी बनाना नहीं आता है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपसे जैसा जैसा कहेंगे आपको वही करना होगा। और फिर वह आगे आगे किचन की तरफ चल देती हैं, पीछे अमृता भी उन्हें फॉलो करने लगती हैं। अमृता जब किचन में आती है तो माधुरी जी एक छोटा सा पतीला निकालकर उसके सामने करती हैं और फिर कहती हैं, हम जो बनाने के लिए कह रहे हैं वह बहुत ही आसान है और आपसे जल्दी बन भी जाएगी और आपकी पहली रसोई में कुछ मीठा भी बन जाएगा। आप इस पतीले में एक गिलास पानी डालो और फिर इस डब्बे से चीनी निकाल कर इसमें डाल दो। अमृता जैसा वह कह रही थी वैसा वैसा करती जा रही थी। फिर वह अमृता को मूंगफली के दाने को साइड में भूनने के लिए कहती हैं। और उसके बाद उसे उसे सारे दोनों को मिलाकर उसके लड्डू बनाने के लिए कहती हैं। थोड़ी ही देर में वह लड्डू बनाकर तैयार हो जाते हैं, फिर माधुरी जी अमृता से कहती है कि आप इन्हें लेकर बाहर चलिए, हम तब तक नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, और खाने की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही यह खुशबू सिद्धांत और अभिनव के पास पहुंचती है, वह दोनों एक्साइटेड होकर रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, दादाजी लगता है नाश्ता तैयार हो गया है, चलिए जल्दी चलते हैं, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। रघुवीर जी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर करते हैं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए चलते हैं। वही बगल में बैठा अनिरुद्ध अपने दोनों बेवकूफ दोस्तों की हरकत देखकर अपना सरनामे हिला देता है, क्योंकि वह दोनों इस वक्त किसी छोटे बच्चों की तरह खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, पर वह दोनों अनिरुद्ध को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रघुवीर जी के साथ डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। उन दोनों के पीछे पीछे अनिरुद्ध भी आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। माधुरी जी सभी सर्वेंट से कहकर खाना परोसती हैं और अमृता को भी बैठकर खाने के लिए कहती हैं। अमृता वही अंजलि के बगल में बैठ जाती है और फिर खाने लगती है। सब लोग बहुत शांति से खा रहे थे, वही जब अभिनव सबको इतने शांति से खाते हुए देखता है तो मन ही मन कहता है, ये लोग हमेशा इतना शांत होकर क्यों खाते हैं, जैसे बोल देंगे तो इनके गले में निवाला ही अटक जाएगा। अभिनव अनिरुद्ध की तरफ देखता है जो कि उसी को गुस्से से घूर रहा होता है, मानो उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रहा हो कि वह चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश करें और अपने मुंह से एक भी शब्द ना निकाले। पर अभिनव तो अभिनव ही था, उसके इस तरह से देखने पर वह और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर वह अमृता की तरफ देखकर एक शरारत भरी मुस्कान लेकर पहले अनिरुद्ध को देखता है और फिर अमृता की तरफ देखकर अमृता से पूछता है, अरे हाँ अमृता, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया था कि आप सुबह इतना जोर से चिल्लाई क्यों थी, क्या हो गया था कि आपकी चीख निकल गई। ये सब वह अनिरुद्ध की तरफ देखकर कह रहा था। वही जब अनिरुद्ध अभिनव के मुंह से सुबह का जिक्र सुनता है और खासतौर से वह जब अभिनव के शब्दों पर गौर करता है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से भर जाता है और वह अपनी गुस्से भरी नजरों से अभिनव की तरफ घूरता। पर अभिनव अनिरुद्ध को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए अमृता पर जोर देते हुए कहता है, अमृता आप बिना किसी डर और झिझक के बता सकती हैं, आपको यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, बताइए क्या हो गया था सुबह। अभिनव के इस तरह से पूछने पर रघुवीर जी भी अमृता से पूछते हैं, हाँ अमृता बेटा बताइए क्या हुआ था, आप सुबह इतनी जोर से चीखी क्यों थी, क्या अनिरुद्ध ने आपसे कुछ कहा है, आप हमें खुलकर बताइए, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। रघुवीर जी की बात सुनकर अंजलि अपना सर नीचे करके धीरे धीरे हंसने लगती है। वही अभिनव के चेहरे पर अभी भी वही शरारत भरी मुस्कान बिखरी हुई थी और वह उसी मुस्कान के साथ अनिरुद्ध की तरफ देख रहा था।
पर अनिरुद्ध का चेहरा पूरा गुस्से से लाल पड़ चुका था और वह इस तरह से अभिनव की तरह देख रहा था मानो वह अभिनव को अपने नजरों से ही उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला हो। वही अमृता रघुवीर जी की बात सुनकर अनिरुद्ध की तरफ देखती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद अनिरुद्ध की तरफ अपने हाथों को पॉइंट करते हुए कहती है, हाँ इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। रघुवीर जी अमृता की बात सुनकर कहते हैं, पर हाथ पकड़ने पर इस तरह से सीखने वाली क्या बात थी? तो अमृता आगे कहती है, नहीं, इन्होंने बाथरूम में मुझे का पढ़ो। इसके आगे अमृता कुछ बोल पाती कि अनिरुद्ध के खांसने की आवाज आने लगी। उसने जो निवाला अपने मुंह में रखा था वह उसके गले में जाकर फंस चुका था। अनिरुद्ध जोर जोर से खांसने लगा था। अभिनव जब अनिरुद्ध को इस तरह से खांसते हुए देखता है तो जल्दी से उसके पास आकर उसे पानी पिलाने लगता है और फिर अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ अनिरुद्ध से कहता है, क्या हुआ भाई, आराम से खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? फिर वह उसके कान में आकर कहता है, क्या हुआ भाई, अमृता के शब्द सुनते ही तुझे खांसी क्यों आने लगी? ऐसा भी क्या कर दिया था तूने कि तू उन्हें आगे बोलने नहीं दे रहा है? अनिरुद्ध बिना कुछ कहे अपनी गुस्से भरी नजरों से अभिनव को देखता है, पर अभिनव आज अनिरुद्ध को पूरा परेशान करने के मूड में था, इसलिए वह उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए अमृता की तरफ देखकर कहता है, अमृता, भाई की खांसी अब रुक जा चुकी है, अब आप आगे बता सकती हैं कि क्या हुआ था? जैसे ही अनिरुद्ध अभिनव के शब्द सुनता है तो वह जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर रघुवीर जी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो अब मुझे निकलना होगा। ये कहकर वह एक नज़र अमृता की तरफ देखकर जल्दी से अभिनव का हाथ पकड़कर उसे गुस्से से बाहर लेकर निकल जाता है। पीछे पीछे सिद्धांत भी उन दोनों के पीछे निकल जाता है। चैप्टर 24 तुम्हारा मन रात में नहीं भरा था क्या? अनिरुद्ध बिना कुछ कहे अपनी गुस्से भरी नजरों से अभिनव को देखता है, पर अभिनव आज अनिरुद्ध को पूरा परेशान करने के मूड में था, इसलिए वह उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए अमृता की तरफ देखकर कहता है, अमृता, भाई की खांसी अब रुक जा चुकी है, अब आप आगे बता सकती हैं कि क्या हुआ था? जैसे ही अनिरुद्ध अभिनव के शब्द सुनता है तो वह जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर रघुवीर जी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो अब मुझे निकलना होगा। ये कहकर वह एक नज़र अमृता की तरफ देखकर जल्दी से अभिनव का हाथ पकड़कर उसे गुस्से से बाहर लेकर निकल जाता है। पीछे पीछे सिद्धांत भी उन दोनों के पीछे निकल जाता है। अनिरुद्ध के बाहर निकलते ही रघुवीर जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और फिर अमृता की तरफ देखते हैं जो अपनी मासूम नज़रों से सबको देख रही थी। रघुवीर जी अमृता की तरफ देखकर कहते हैं, अमृता बेटा आप उन पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना नाश्ता कीजिए और फिर जाकर आराम करिए, आप कल से लेकर आज तक बहुत ज्यादा थक गई होंगी। अमृता उनकी तरफ देखती है पर कहती कुछ नहीं, फिर अपना नाश्ता वह कंटिन्यू करने लगती है। वही बाहर अनिरुद्ध गुस्से से अभिनव की तरफ देखते हुए एक मुक्का उसके पेट में मारता है और फिर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, अंदर तू टेबल पर क्या बकवास कर रहा था? लगता है इस समय पर तू कुछ ज्यादा ही खाली हो गया है, इसीलिए तेरे दिमाग में ये सब फालतू की चीजें आ रही हैं। अभिनव अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, अरे यार तूने तो मेरी जान ही निकाल दी, भला इतना जोर से कोई मारता है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं तो क्या मैं थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकता? फिर अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाकर कहता है, वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ रहा था, अब चेक तो तेरे कमरे से आई थी इसीलिए मैंने तो बस सिंपल सा क्वेश्चन किया था, इसमें तुझे इतना ज्यादा भड़काने की क्या जरूरत है? बगल में खड़ा सिद्धांत भी अनिरुद्ध की तरफ देखकर पूछता है, अरे हाँ भाई तू इतना बड़ा क्यों रहा है, एक सवाल ही तो था, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो? सिद्धांत की बात सुनकर अभिनव की चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और फिर वह अनिरुद्ध के कानों के पास आकर उससे पूछता है, वैसे एक बात बता भाई, तुम्हारा मन रात में नहीं भरा था क्या? कि तुम सुबह होते ही फिर से शुरू हो गए? थोड़ा सा तो घर वालों का भी ख्याल रख लेते, खास तौर से हम लोगों का। तुम्हारी तो अब शादी हो गई है लेकिन हम तो कुंवारे हैं ना, हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। ऐसी आवाज सुनकर हमारे दिल पर क्या बीती होगी, इसके बारे में तो थोड़ा तुम्हें सोचना चाहिए। अनिरुद्ध अभिनव के पेट पर एक और जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है ना कि मैं अर्पिता से प्यार करता हूँ, फिर मैं ये सब उसके साथ कर भी कैसे सकता हूँ? और जो भी तुमने सुना है वह सब एक गलतफहमी है, तो इस बात को आगे मत बढ़ा नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अभिनव जब अनिरुद्ध के मुंह से अर्पिता का नाम सुनता है तो उसके चेहरे से हंसी तुरंत गायब हो जाती है और फिर अपने सीरियस एक्शन के साथ कहता है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है।
अनिरुद्ध, मानता हूं कि तुम अर्पिता से बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा एक लंबा रिलेशनशिप उसके साथ रहा है, लेकिन अब अमृता तुम्हारी पत्नी है। अब तुम्हें अमृता के बारे में सोचना होगा और अर्पिता को समझाकर उसे अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। अनिरुद्ध जैसे ही अभिनव की के शब्दों को सुनता है तो वह गुस्से से कहता है, तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं कोई मशीन नहीं हूं कि एक पल में किसी और को और फिर दूसरे ही पल किसी और को अपने दिल में जगह दे दूं। मैंने अर्पिता से सच्चा प्यार किया है, फिर मैं उसे ऐसे कैसे बुलाकर उसकी जगह किसी और को अपना लूं जस्ट बिकॉज मेरी उसके साथ शादी हो चुकी है। अभिनव बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे पता है अनिरुद्ध कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अमृता बहुत ही मासूम लड़की है। जितना मैंने उसे समझा है वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या तुम चाहते हो कि अमृता की मासूमियत का कोई और फायदा उठाएं या फिर उसके साथ कोई कुछ गलत करें? अनिरुद्ध जब अभिनव के शब्दों पर गौर करता है, उसे आज सुबह की अमृता याद आ जाती है। उसकी हरकतें सच में उसे बहुत मासूम और इनोसेंट लग रही थी, जैसे कि उसे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में दुनिया में अभी तक इतनी इनोसेंट और मासूम लड़की होती है। अमृता सच में कुछ ज्यादा ही ना समझती, उसे कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। तभी तो उसे अपने दादाजी की बात याद आ जाती है। फिर वह एक गहरी सांस लेकर अभिनव की तरफ देखते हुए कहता है, अमृता मेरी एक जिम्मेदारी है जिसे मैं जरूर निभाऊंगा। मैं उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा। हालांकि यह कहते वक्त अनिरुद्ध के मन में खुद ही अपने आप पर डाउट हो रहा था कि क्या सच में वह अपने शब्दों पर टिका रह पाएगा, क्योंकि जब भी वह अमृता के करीब जाता था वह अपने आप पर कंट्रोल खो देता था और ना चाहते हुए वह खुद ही अमृता के करीब चला जाता था। अमृता की वह दो नीली आंखें, न जाने उसमें क्या था कि जब भी अनिरुद्ध उनमें देखा था वह सब कुछ भूल जाता था और बस उन दो आंखों में ही खो जाता था। तभी अभिनव अनिरुद्ध को उसकी सोच से बाहर आते हुए कहता है, अच्छा चल ठीक है, तुम उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हो, फिर तुम क्या सारी जिंदगी उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने पास रखने वाले हो? अनिरुद्ध अभिनव के इस सवाल पर खामोश ही रहता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। वह खुद ही नहीं जानता था कि उसे आगे क्या करने हैं। चैप्टर 25, वो मेरी बीवी है, उसके बारे में सोचना भी मत। हालांकि यह कहते वक्त अनिरुद्ध के मन में खुद ही अपने आप पर डाउट हो रहा था कि क्या सच में वह अपने शब्दों पर टिका रह पाएगा, क्योंकि जब भी वह अमृता के करीब जाता था वह अपने आप पर कंट्रोल खो देता था और ना चाहते हुए वह खुद ही अमृता के करीब चला जाता था। अमृता की वह दो नीली आंखें, न जाने उसमें क्या था कि जब भी अनिरुद्ध उनमें देखा था वह सब कुछ भूल जाता था और बस उन दो आंखों में ही खो जाता था। तभी अभिनव अनिरुद्ध को उसकी सोच से बाहर आते हुए कहता है, अच्छा चल ठीक है, तुम उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हो, फिर तुम क्या सारी जिंदगी उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने पास रखने वाले हो? अभिनव जब देखता है कि अब माहौल थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया है तो वह उसे थोड़ा नॉर्मल करते हुए अपने मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा मैं सोच रहा था कि तुम तो अमृता को अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, मतलब कि कभी ना कभी तुम अमृता को अपने आप से अलग कर ही दोगे। तो क्यों ना मैं ही अमृता को अपने पास रख लूं? वैसे भी वह बहुत ही मासूम और प्यारी है और मुझे बहुत पसंद है। वह मुझे किसी डॉल की तरह लगती है और उसकी वह आंखें मुझे तो बहुत ही पसंद आई। अनिरुद्ध, जब तुम उसे खुद से दूर करना तो प्लीज अमृता को मुझे दे देना, मैं उसे अपने पास हमेशा के लिए रख लूंगा और मैं उसे बहुत खुश भी रखूंगा। ये कहते हुए अभिनव बड़े ध्यान से अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन को देख रहा था। अनिरुद्ध जैसे ही अभिनव के शब्दों को सुनता है उसके एक एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं और वह गुस्से से अभिनव की तरफ देखते हुए कहता है, भूल मत, वह अभी मेरी बीवी है तो उस पर अपनी ये बुरी नज़र लगाना छोड़। जब तक वह मेरे पास है वह मेरी जिम्मेदारी है, तो उसके बारे में कुछ भी गलत सोचने की हिम्मत भी मत करना। अभिनव अनिरुद्ध के चेहरे पर जब ऐसे पॉजिटिवनेस के एक्सप्रेशन देखता है तो हंसते हुए कहता है, एक तरफ तो तुम उसे अपनी जिम्मेदारी कहते हो और दूसरी तरफ उसे खुद से दूर भी नहीं करना चाहते हो। पहले तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम आखिर चाहते क्या हो। लेकिन मैं तो बिल्कुल श्योर हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी अमृता को छोड़ दो ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूं। ये कहने के बाद जब वह अनिरुद्ध की तरफ देखता है तो अमरुद्ध अपने गुस्से भरी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। जब अभिनव उसे इतने गुस्से में देखता है तो वह एक पल के लिए बहुत डर जाता है और फिर जल्दी से अपने बात को सुधारते हुए कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसमें इतना ज्यादा बुरा मानने वाली क्या बात थी।
अगर तुम्हें अपनी पत्नी को अपने पास रखना है तो तुम रख सकते हो, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। अनिरुद्ध अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है। आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक तुम्हारे दिमाग में आने लगे हैं, लेकिन मजाक तो अब मैं तुम्हारा बनाऊंगा, तुम चल मेरे साथ। यह कहते हुए अनिरुद्ध अभिनव का एक हाथ से पकड़ता है और फिर उसे लगभग धकेलते हुए कार में बिठा देता है और गुस्से से ड्राइवर सीट में बैठकर गाड़ी को चलने लगता है। अनिरुद्ध गुस्से से गाड़ी को चला रहा था, पीछे अभिनव और सिद्धांत बैठे हुए थे। पूरे गाड़ी में शांति का माहौल था। तभी उसे शांति को भंग करते हुए अनिरुद्ध का फोन बजता है, जिसमें अर्पिता का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्पिता का नाम देखते ही अनिरुद्ध एक झटके में गाड़ी को रोक देता है। अनिरुद्ध ने इतनी तेजी से गाड़ी को रोका था कि पीछे बैठा अभिनव उछालकर लगभग सामने के मिरर से टकरा ही गया था। उसे इस तरह से सामने आता देख अनिरुद्ध गुस्से से उसकी तरफ देखता है और फिर एक झटके में उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे वह दोबारा बॉल की तरह लुढ़कते हुए सिद्धांत की गोद में जा गिरता है। अभिनव तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, बेचारा कभी सामने की तरफ उछल रहा था तो कभी पीछे की तरफ। वही सिद्धांत जब अपनी गोद में अभिनव को देखता है तो वह भी उसे धकेलते हुए साइड में कर देता है। अभिनव अपनी उदासी भरी शक्ल बनाकर पहले अनिरुद्ध की तरफ देखता है और फिर सिद्धांत की तरफ, जो कि अपने कपड़ों से सिल्वर टो को हटा रहा था। वह नाराजगी से कहता है, तुम दोनों दोस्त नहीं दुश्मन हो मेरे। भला इस तरह से कोई अपने दोस्त को इधर से उधर फुटबॉल की तरह फेंकता है? पर उसके शब्दों का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अनिरुद्ध गंभीरता से अभी भी अपने फोन को घूर रहा था, लेकिन वह उस फोन कॉल को उठा नहीं रहा था। फोन बजकर बंद हो जाता है और फिर दोबारा फिर से बजाना शुरू हो जाता है। इस बार अभिनव भी फोन की तरफ देखा है और जब वह अर्पिता का नाम फ्लैश होते हुए देखा है तो वह भी थोड़ा गंभीर होकर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगता है। अनिरुद्ध को फोन उठाता ना देखकर आखिर अभिनव पूछ ही लेता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये तो तुम्हारा अर्पिता का फोन है ना, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। अनिरुद्ध अभिनव के शब्दों के पीछे छिपे ताने को समझ जाता है और फिर अनिरुद्ध अपनी कोल्ड आवाज में अभिनव से कहता है, अभिनव अब मैं तुम्हारे उनसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें इस गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। चैप्टर 26 अनिरुद्ध का गिल्ट महसूस करना। अनिरुद्ध गंभीरता से अभी भी अपने फोन को घूर रहा था, लेकिन वह उस फोन कॉल को उठा नहीं रहा था। फोन बजकर बंद हो जाता है और फिर दोबारा फिर से बजाना शुरू हो जाता है। इस बार अभिनव भी फोन की तरफ देखा है और जब वह अर्पिता का नाम फ्लैश होते हुए देखा है तो वह भी थोड़ा गंभीर होकर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगता है। अनिरुद्ध को फोन उठाता ना देखकर आखिर अभिनव पूछ ही लेता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये तो तुम्हारा अर्पिता का फोन है ना, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। अनिरुद्ध अभिनव के शब्दों के पीछे छिपे ताने को समझ जाता है और फिर अनिरुद्ध अपनी कोल्ड आवाज में अभिनव से कहता है, अभिनव अब मैं तुम्हारे उनसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें इस गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। अभिनव अनिरुद्ध की बात सुनकर जब अपने आसपास देखता है तो यह एक सुनसान इलाका था जहां से उसे कोई टैक्सी या गाड़ी नहीं मिल सकती थी। वह जल्दी से अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अब एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैं तो बस यूं ही कह दिया था, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध अभी भी जब अभिनव को बोलता देखकर अपनी जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता है, जिससे इस बार अभिनव सच में एकदम चुप हो जाता है। फोन कॉल फिर से बजने के बाद बंद हो जाता है। इसी तरह कई बार और फोन कॉल बजता है और बंद हो जाता है, लेकिन अनिरुद्ध फोन कॉल को नहीं उठाता है। अनिरुद्ध को अपने मन ही मन बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं वह खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था और उसे लग रहा था कि उसने अर्पिता को धोखा दिया है और अब वह उसका सामना नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह ना चाहते हुए भी अर्पिता को अब इग्नोर कर रहा था ताकि उसको उसके सवालों का जवाब ना देना पड़े। अनिरुद्ध एक गहरी सांस लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर वह पूरे दिन अर्पिता को इग्नोर करने की ही कोशिश करता है। शाम का वक्त, रॉय मैंशन। अमृता अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाए जा रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था, पर उसकी नीली आंखें लगातार सामने आ रहे अजीबोगरीब नंबर पर टिकी हुई थी और उसके हाथ उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी के साथ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हो। तभी तेजी से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई अपने लंबे भारी कदमों के साथ अंदर आता है। आवाज इतनी तेज थी कि कोई भी अगर कमरे में हो तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए, पर अमृता उस आवाज को इग्नोर करके बस अपने काम में लगी हुई थी। वही अनिरुद्ध पीछे खड़ा अपनी आंखों को छोटा करके अमृता को देख रहा था, जो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। दरअसल यह अनिरुद्ध ही था जो जानबूझकर तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आया था।
वह इस वक्त काफी गुस्से में था, जिसका कारण अर्पिता थी। वह पूरे दिन अर्पिता के फोन कॉल को अपने गिल्ट के कारण इग्नोर कर रहा, जिससे उसे खुद से ज्यादा अब अमृता की ऊपर गुस्सा आने लगा था कि अगर अमृता होती ही नहीं तो उसे वह गलती नहीं होती और ना ही उसे इस तरह से अर्पिता से नजरें चुराने की जरूरत पड़ती। वह अपने गुस्से को अमृता के ऊपर जाहिर करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो अमृता ने ही उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। अनिरुद्ध पीछे खड़ा बस उसे घूरता ही रह गया, लेकिन अमृता अपने उंगलियों को बिल्कुल भी नहीं रुकती है। हालांकि उसे भी एहसास हो गया था कि अनिरुद्ध कमरे में आ चुका है। वह उसके परफ्यूम से ही उसे पहचान चुकी थी, लेकिन इस वक्त वह अपने काम में इस तरह से डूबी हुई थी, इसीलिए वह अपने अटेंशन को अनिरुद्ध पर शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। अनिरुद्ध अपने आप को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर होते हुए देखकर बुरी तरीके से चला जाता है और फिर अपने कदमों को खुद ही वह अमृता की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वह अमृता के पास आता है तो उसे स्क्रीन में कुछ नंबर दिखाई देते हैं जो कि तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे। जब अनिरुद्ध उन नंबरों को देखा है तो उसकी आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अनिरुद्ध एक बिजनेसमैन था। वह अक्सर ही अपने काम में इस तरह के नंबर से डील करता था, लेकिन जब वह अमृता जैसी एक आम लड़की को इस तरह के नंबर के साथ इतने फ्लुएंट तरीके से हैंडल करते हुए देखा है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। साथ ही उसकी उंगलियों की स्पीड देखकर तो उसका मुंह ही खुल जाता है। इतनी स्पीड तो उसकी खुद की भी नहीं थी, जबकि वह पूरा दिन लैपटॉप की कीबोर्ड पर ही अपनी उंगलियों को चलता रहता था। लेकिन जिस तेजी से अमृता की उंगलियां उनके कीबोर्ड पर चल रही थी वह तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। अभी कुछ देर पहले अनिरुद्ध का चेहरा अभी तक जो गुस्से से भरा हुआ था, इस वक्त उसके चेहरे पर उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग वाले एक्सप्रेशन थे। अनिरुद्ध अभी भी शॉक्ड होकर पीछे खड़ा था कि अमृता की उंगलियां अचानक से चलना बंद हो जाती हैं और वह अपने लैपटॉप को बंद करके अनिरुद्ध की तरफ अपना चेहरा घूमती है। कैसे रिएक्ट करेगी अमृता अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन को देखकर? क्या सच में अनिरुद्ध अमृता के ऊपर अपना गुस्सा निकल पाएगा? चैप्टर 27 हार्ड कैलकुलेशन। अनिरुद्ध अपने आप को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर होते हुए देखकर बुरी तरीके से चला जाता है और फिर अपने कदमों को खुद ही वह अमृता की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वह अमृता के पास आता है तो उसे स्क्रीन में कुछ नंबर दिखाई देते हैं जो कि तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे। जब अनिरुद्ध उन नंबरों को देखा है तो उसकी आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अनिरुद्ध एक बिजनेसमैन था। वह अक्सर ही अपने काम में इस तरह के नंबर से डील करता था, लेकिन जब वह अमृता जैसी एक आम लड़की को इस तरह के नंबर के साथ इतने फ्लुएंट तरीके से हैंडल करते हुए देखा है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। साथ ही उसकी उंगलियों की स्पीड देखकर तो उसका मुंह ही खुल जाता है। इतनी स्पीड तो उसकी खुद की भी नहीं थी, जबकि वह पूरा दिन लैपटॉप की कीबोर्ड पर ही अपनी उंगलियों को चलता रहता था। लेकिन जिस तेजी से अमृता की उंगलियां उनके कीबोर्ड पर चल रही थी वह तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। अभी कुछ देर पहले अनिरुद्ध का चेहरा अभी तक जो गुस्से से भरा हुआ था, इस वक्त उसके चेहरे पर उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग वाले एक्सप्रेशन थे। अनिरुद्ध अभी भी शॉक्ड होकर पीछे खड़ा था कि अमृता की उंगलियां अचानक से चलना बंद हो जाती हैं और वह अपने लैपटॉप को बंद करके अनिरुद्ध की तरफ अपना चेहरा घूमती है। अनिरुद्ध की नज़र सबसे पहले उसकी नज़र अमृता की दोनों नीली आंखों पर जाती है, जिससे वह अभी उसे बड़ी मासूमियत से देख रही थी। इसके बाद उसकी नज़र अमृता के उसे मास्क पर जाती है जो उसने अभी भी अपने चेहरे पर लगाकर रखा था। अनिरुद्ध धीरे से उसके पास आता है और फिर अपने एक हाथ को टेबल के साइड में रखकर उसकी तरफ झुकते हुए बहुत ही रूड टोन में उसे पूछता है, तुम अभी यह क्या कर रही थी? और तुम इतने हार्ड नंबर के कैलकुलेशन इतनी आसानी से कैसे कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। तुम तो कभी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, तो फिर तुमने ये सब कैसे सीखा? ये सब कहते वक्त अनिरुद्ध के चेहरे पर कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन वाले लुक दिखाई दे रहे थे। अमृता बहुत ही ध्यान से अनिरुद्ध के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देखते हैं। कुछ देर अनिरुद्ध को यूं ही देखने के बाद वह उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से उठने लगती है। जब अनिरुद्ध अपने आप को और अपने सवालों को इस तरीके से इग्नोर होते हुए देखा है तो वह गुस्से से अमृता को उसकी बाहों से पकड़कर दोबारा इस सीट पर बैठा देता है और फिर इस बार वह गुस्से से अमृता के चेहरे से उसे के मास्क को हटाने लगता है। अनिरुद्ध के हाथ लगाने से ही त्रिशा जल्दी से दूर होने लगती है और उसके हाथों को पकड़कर उसे मास्क को हटाने से रोकती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने झटके से उसका मास्क निकालकर दूर फेंक दिया था। अब अनिरुद्ध के सामने अमृता का छोटा सा भोला और मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके गाल एकदम फूले फूले थे और वह एकदम गोल मटोल किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। हालांकि अमृता बहुत ही दुबली पतली थी, पर फिर भी उसके गाल बहुत ही चबी थे, जिसमें वह बहुत ही प्यारी और एकदम मासूम बच्ची की तरह लगती थी।
और उसके चेहरे पर बना वह निशान किसी भी तरीके से उसकी मासूमियत को कम नहीं कर रहा था। हालांकि हुआ है निशान उसके चेहरे पर थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन उससे भी दिशा की खूबसूरती कहीं से भी काम नहीं हो रही थी। अनिरुद्ध अमृता की उसे मासूमियत और उसकी खूबसूरती को देखकर एक पल के लिए तो खो ही गया था, पर फिर वह जल्दी ही अपने आप को होश में लाता है। इस बार वह हर बार की तरह अपने आप का कंट्रोल नहीं होने देना चाहता था। वह इस लड़की के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंस सकता था। अनिरुद्ध इस बार अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर गुस्सा बनाए हुए ही अमृता से पूछता है, मैंने जो सवाल तुमसे पूछे हैं पहले उनका आंसर दो, और दोबारा मुझसे इस तरह से इग्नोर करने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे बातों को और मुझे इग्नोर करें, तो दोबारा ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। यह मेरी पहली और लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अमृता अभी भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देखे जा रही थी, जो कि अब अनिरुद्ध के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। वह अमृता के कंधों को पकड़कर जोर से हिलाते हुए पूछता है, पागल लड़की, क्या तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो? इस बार अमृता बहुत ही धीमी आवाज में अनिरुद्ध को जवाब देती है, मैंने ये सब खुद से सीखा है। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे बचपन से ही आता है। वह इतना कहकर चुप हो जाती है। अनिरुद्ध जब ये सुनता है कि उसने इतनी हार्ड कैलकुलेशन खुद से ही सीखी है और यह सब बचपन से करती आ रही है, तो एक पल के लिए तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब 18 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था और उसे यह सीखने में लगभग 3 से 4 साल लगा दिए थे। अनिरुद्ध का भी आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, इसीलिए उसे ये सब सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उसने सीखने के लिए बहुत ही अच्छे टीचर का साथ मिला था, इसीलिए उसने ये सब जल्दी सीख लिया। पर अनिरुद्ध इस बात से हैरान था कि त्रिशा ने ये सब खुद अकेले ही सीख लिया, जो कि एक टॉप मैनेजमेंट टीम भी इतना बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाती थी जिस तरीके से अमृता उनका कैलकुलेशन कर रही थी। अनिरुद्ध ये सब अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि अमृता उठकर उससे दूर चली जाती है। जब अनिरुद्ध को अमृता के फाइलों की आवाज आती है, तब वह जाकर अपने होश में आता है और देखता है तो अमृता उसे कब की दूर जा चुकी है। वह जल्दी से अमृता के हाथों को पकड़ लेता है, जो कि झुककर अपने मास्क को उठाकर लगाने वाली ही होती है। अनिरुद्ध उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अमृता उसके सीने से जाकर टकरा जाती है। अनिरुद्ध अपने हाथ को आगे बढ़कर अमृता को उसकी कमर से पकड़ लेता है। अमृता तो अनिरुद्ध के इस एक्शन को समझ ही नहीं पाई। जब तक वह समझ पाई, तब तक वह अनिरुद्ध के बाहों में कैद हो चुकी थी। अमृता अनिरुद्ध की बाहों में कसमस आते हुए उसे दूर होने की कोशिश करने लगती है, पर अनिरुद्ध अपने पकड़ को और ज्यादा मजबूत करते हुए उसे अपने गुस्से से धमकाते हुए कहता है, ये तुम मेरे साथ खेलना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। उसके इस तरह से कहने पर अमृता एकदम से रुक जाती है और फिर मासूमियत से अनिरुद्ध की तरफ देखने लगती है। अनिरुद्ध अमृता की मासूमियत पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में उसे कहता है, अब मैं जो भी तुमसे पूछूंगा मुझे उसका सच सच जवाब देना, और झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं उसे झूठ को पकड़ ही लूंगा। कौन से सवाल अनिरुद्ध अमृता से पूछने वाला है, और क्या अमृता सवालों के जवाब अनिरुद्ध को देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।